नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको रोज़ नई नई पारिवारिक और सामाजिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। हर कहानियों से आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा और कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि कहानियाँ हमारे समाज का दर्पण होती है और कहानियों के माध्यम से नित्य हमारे सामने नई नई चुनौतियाँ उजागर होती हैं, कुछ समाज की और कुछ परिवार की। हमारी आज की कहानी है, पिताजी आप अनपढ़ हैं, मैं आपको अपने दोस्तों से नहीं मिलवा सकता। देवेश ऑफिस से आकर अपनी गाड़ी का हॉर्न बार बार बजाए जा रहा था, फिर भी बाहर कोई नहीं आया तो उसका माथा ठनका। अच्छे विचार आने की बजाय मन में कुछ उलझन सी हुई। गाड़ी से उतरकर जल्दी से अंदर गया तो वहाँ का दृश्य देखकर तो हैरान ही रह गया। दोनों बच्चे अपने दादा की गोद में बैठे मज़े से खेल रहे थे, जबकि हर रोज़ तो इस समय उसकी इंतज़ार में बाहर गेट पर ही खड़े मिलते थे ताकि गाड़ी में बैठकर पार्क का चक्कर लगाएं। बाबूजी व छोटे भाई राहुल को गांव से आया देखकर वह अनमना सा हो गया। उसने राहुल की ओर देखकर आंखों ही आंखों में इशारे से पूछा, यहाँ क्यों लाए हो इन्हें? भैया, बाबूजी पिछले महीने से बीमार हैं, दिनों दिन सेहत बिगड़ रही थी। वैद्य जी के दवाई ने भी असर करना बंद कर दिया है, वहाँ कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं है, सो मैं अभी अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही देवेश बोल उठा, तो क्या मैं डॉक्टर हूँ? पर भैया, शहर में तो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं। बड़े ताऊ जी भी कह रहे थे कि शहर में हर बीमारी का इलाज हो जाता है। राहुल डर डर कर बोल रहा था। इलाज क्या मुफ्त में हो जाता है? लाखों लग जाते हैं। रुपए पैसों का भी इंतजाम करके लाए हो या खाली हाथ लटकाए चले आए? बड़े भैया के व्यंग बाणों से निकलते तीर दूसरे कमरे में बच्चों के साथ बैठे बाबूजी के हृदय को बींघ रहे थे। भैया, मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी वह तो छोटी बहन के गौने में व बाबूजी की दवा दारू में खर्च हो गई। आपने उस वक्त यह कहा था कि मैंने अभी फ्लैट खरीदा है, बाद में दे दूंगा। डरते डरते राहुल बोला, पर गांव में खेत और मकान तो है ना, मैंने तो उसमें से कभी कुछ नहीं मांगा। तुम समझते हो मेरे पास पैसों का पेड़ है, जब जी चाहा झाड़ लिया। तुम्हें क्या पता शहरों में कितने खर्चे होते हैं। कहकर भैया ने भाभी को चाय लाने के लिए आवाज़ दी। अपने भाई की बातें सुनकर राहुल निरुत्तर सा खड़ा रहा, जैसे बाबूजी को यहाँ लाकर बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। वह कह नहीं सका कि आपकी पढ़ाई व नौकरी लगवाने के कारण ही ज़मीन और मकान गिरवी पड़े हैं। उसे याद है, जब भैया पैसे मंगवाते थे तो पिताजी कैसे कैसे सरपंच के आगे गिड़गिड़ाते थे। नौकरी के लिए मकान गिरवी रखना पड़ा था। उस समय भैया की मधुर बाड़ी कितनी कर्णप्रिय लगती थी, पर आज उनका बदला हुआ रूप देखकर तो विश्वास ही नहीं होता कि यही भैया हैं। शायद भाभी ने ही सिखा पढ़ा दिया हो। देवेश भैया सरकारी सेवा में प्रतिष्ठित पद पर हैं। सरकारी निवास के साथ साथ नौकर चाकर भी मिले हुए हैं। दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में हैं। सब सुख साधन होते हुए भी पता नहीं क्यों बाबूजी के यहाँ आने पर भैया बेरुखी दिखा रहे हैं। तभी बाबूजी के खांसने की आवाज़ आई। शायद यह उनके बुलाने का इशारा हो। वह उनके कमरे में गया तो देखा भाभी बाबूजी को बड़े स्नेह से खाना खिला रही थी। भाभी के चेहरे को देखकर लग रहा था वे हमारे आने से खुश हैं। मन को संतोष हुआ कि चलो कोई तो है जो बाबूजी का ध्यान रख रहा है। रात को सोते सोते बाबूजी को खांसी का ऐसा दौरा पड़ा कि उनकी छाती में बहुत तेज दर्द हुआ। भैया ने डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया। डॉक्टर ने चेकअप करके कुछ दवाइयाँ व इंजेक्शन दिए और अगले दिन के लिए अस्पताल में दाखिल कराने की राय दी। भैया ने डॉक्टर के आदेशानुसार बाबूजी को पास के ही नर्सिंग होम में दाखिल करा दिया। 3-4 दिन में बाबूजी की तबीयत संभल गई। बाबूजी घर आ गए। भाभी तन मन से बाबूजी का ध्यान रख रही थी। भैया को कोई सरोकार नहीं था, वे अपने कार्यों में ही व्यस्त रहते। बाबूजी चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा कुछ देर उनके साथ बैठकर सुख दुख की गांव घर की बात करे, पर ऐसा हो नहीं पाता। भैया सुबह से गए हुए रात के 7-8 बजे ही घर आते। गांव से आए हुए 1 सप्ताह से अधिक समय हो गया था। घर व खेती भी संभालनी थी, सो मैंने भैया भाभी से इजाज़त मांगी। बाबूजी भी स्वस्थ लग रहे थे। मेरे अकेले जाने की बात सुनकर भैया की त्योरी चढ़ गई और गुस्से से बोले, अकेले गांव जाकर क्या करोगे? अब बाबूजी ठीक हैं, उन्हें भी साथ लेते जाओ। यहाँ अकेले पड़े पड़े बोर ही होंगे।
कम से कम गांव में उनके हम उम्र के लोग हैं जिनके सहारे उनका समय तो पास हो जाएगा। कहते कहते भैया खाने की मेज से उठकर चले गए। चुप रहने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं था। वह जानता था जो सुख सुविधा बाबूजी को यहाँ मिल रही है वह गांव में कहाँ। शौच के लिए भी बाहर जाना पड़ता है और अब उनसे ज़्यादा चला फिरा भी नहीं जाता। यहाँ बच्चों के साथ भी घुल मिल गए हैं, पर यह सब कहने की उसमें हिम्मत कहाँ थी जो वह बड़े भाई के सामने जुबान खोलता। सोने के लिए जब वह बाबूजी के कमरे में गया तो भाभी बाबूजी को शहद के साथ दवाई दे रही थी। बाबूजी की आंखों में उदासी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। शायद उन्होंने भैया की बातें सुन ली थी। मैं भी चुपचाप बिस्तर पर लेट गया, पर नींद कोसों दूर थी। सोने की बहुत कोशिश की, करवट बदलते हुए देखा बाबूजी भी जाग रहे थे। सो जाओ राहुल, प्रभु सब ठीक करेंगे, बाबूजी बोले। उन्होंने पानी मांगा, देखा तो जग खाली था। मैं जग लेकर रसोई घर की ओर गया तो देखा भैया के कमरे की बत्ती जल रही थी और भैया की आवाज़ भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। और अधिक सुनने के लिए मैं स्वयं को रोक नहीं सका। भाभी कह रही थी, अभी बाबूजी को गांव मत भेजो, उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। गांव जाकर खेतों में जाए बिना नहीं रहेंगे। तभी भैया का तेज स्वर उभरा, तुम बेवकूफ़ हो, उन्हें यहाँ नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? मैं उनका ध्यान रखूंगी, उनकी सेवा करूंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। भाभी कहकर चुप हो गई। भैया का स्वर और तेज हो गया। वे बोले, तुम्हें याद है अगले हफ्ते आदित्य का बर्थडे है और मैंने अपने ऑफिस वालों को और शहर के बड़े बड़े लोगों को भी इनवाइट किया हुआ है। यह तो सोने पे सुहागा वाली कहावत सिद्ध हो जाएगी। आदित्य को अपने दादाजी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। भाभी की बातों में खुशी झलक रही थी। भाभी का जवाब सुनकर तो मैं दंग ही रह गया। भाभी के लिए हमारी सोच कितनी गलत थी। काश आज ऐसा हो जाता कि माँ एक बार फिर हमारे पास वापस आ जाती। आज भाभी के सम्मान में मेरा मस्तक झुक गया था। मन कर रहा था अभी जाकर भाभी के चरण छू लूँ और माफ़ी मांग लूँ। माँ बाबूजी के साथ मेरी सोच भी गलत साबित हुई। जब भाभी के शब्द मेरे कानों में पड़े, वे बोली, जिस पिता ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया कि तुम समाज में सिर उठाकर चल सको, उसी जन्मदाता को अपना पिता कहकर बड़े लोगों से मिलवाने में शर्म आती है क्योंकि वह अनपढ़ हैं। जो भाई दिन रात खेतों में काम करके हमारे खेत व घर संभाल रहा है, उसे अपना भाई कहने में आपके मन में हीन भावना आ रही है। फिर आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दोगे? आपकी सोच इतनी छोटी होगी मुझे नहीं पता था। कहकर भाभी चुप हो गई। मैं अधिक देर वहाँ खड़ा नहीं रह सका। मुझे अपने आप से घृणा हो रही थी। मैंने भाई को भगवान का दर्जा दिया हुआ था। सोचता था भाभी ही भैया को हमसे मिलने के लिए रोकती होंगी। कितना गलत था मैं। सोचते सोचते पता नहीं कब आँख लग गई। बाबूजी चाय लीजिए, भाभी की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुली। देखा तो भाभी बाबूजी को सहारा देकर बैठा रही थी। चाय पीते हुए बाबूजी बोले, बेटी मैं सोच रहा हूँ गांव चला जाऊँ, वहाँ खेतों का काम भी देखना है। अब स्वास्थ्य पहले से ठीक है। कहकर बाबूजी मेरी ओर देखने लगे। उनकी आंखों में विवशता स्पष्ट झलक रही थी। उन्हें अब भी यही लग रहा होगा कि भाभी ने ही भैया को उकसाया होगा। लेकिन उसी समय भाभी बोली, पिताजी आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे हमारे साथ। अभी और टेस्ट करवाने हैं। क्या यहाँ आपको कोई कष्ट है? नहीं नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, बाबूजी धीरे धीरे बोले। तो ठीक है, अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। कहकर मुस्कुराते हुए भैया को नाश्ता देने चली गई। क्योंकि भैया आवाज़ लगा रहे थे, मेरा मन खुशी से पागल हो रहा था। काश आज माँ जिंदा होती तो अपनी बहू का यह रूप देखकर कितनी खुश होती। वह दिन याद है जब भैया ने अपनी शहर में अपनी पसंद की लड़की से शादी करके माँ को कह दिया था कि वह गांव में आना नहीं चाहती। माँ ने कितने आंसू बहाए थे। भाभी को ही भला बुरा कहा था, जबकि भाभी को भैया स्वयं गांव ले जाना नहीं चाहते थे। यह कैसी विडम्बना है कि हम बिना सोचे समझे सारा दोष पराई लड़की पर मढ़ देते हैं। तभी गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ के साथ साथ भैया की आवाज़ भी सुनाई दी। वे कह रहे थे, आज आने में देर हो जाएगी, ज़रूरी मीटिंग है। बाबूजी भैया से बात करने को बेचैन हो रहे थे।
उन्होंने कहा, देवेश को कह मुझसे बात करके जाएगा। मैं बाहर की ओर दौड़ा पर तब तक भैया जा चुके थे। भाभी ने फ़ोन लगाया लेकिन उन्होंने फ़ोन काट दिया। कुछ देर बाद भैया का ही फ़ोन आया, यह कहने के लिए कि उन्हें फ़ोन करके डिस्टर्ब न करें, परिवार के झमेले अपने आप ही सुलझा लें। दोपहर के खाने की तैयारी करवाकर भाभी बाबूजी को डॉक्टर के पास ले जाती कि तभी बाबूजी की तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी सांसें उखड़ रही थी, सांस लेने में कठिनाई होने लगी। जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन लगाया। बाबूजी रुक रुक कर बोल रहे थे, देवेश से बात कराओ। उनकी ऐसी स्थिति देखकर मैं घबरा गया। भाभी फ़ोन पर फ़ोन लगाए जा रही थी पर दूसरी ओर से फ़ोन कट रहा था। लग रहा था बाबूजी भैया से कोई ज़रूरी बात करना चाह रहे थे। भाभी ने ऑफिस में फ़ोन मिलाया लेकिन भैया ने बात करने से मना करके फ़ोन काट दिया। इधर डॉक्टर ने जांच करके भाभी को धीरे से कुछ कहा, जिसका कुछ एक अंदाज़ा मुझे भी हो गया। भाभी बाबूजी को अस्पताल ले जाना चाह रही थी पर इशारे से बाबूजी ने मना कर दिया। अब उन्हें सांस लेने में अधिक कठिनाई होने लगी। पुनः देवेश का नाम लिया। भाभी ने एक बार फिर से कोशिश की, आखिर में संदेश छोड़ दिया। उसी क्षण बाबूजी ने आंखें खोली और हम सब की ओर देखते हुए आदित्य के सिर पर हाथ रखा तो हाथ उसी स्थिति में रह गया। जब हाथ हटाने लगे तो गर्दन एक ओर लुढ़क गई। आत्मा पिंजरा छोड़कर जा चुकी थी। हम सब की आंखें बिना कुछ कहे अविरल जलधारा बहाती रहीं। भाभी ने बाबूजी के प्राणांत का समाचार ऑफिस में दे दिया। फ़ोन किसी कर्मचारी ने उठाया और कहा कि साहब ने डिस्टर्ब करने से मना किया है। भाभी ने आंसू पोंछे और अंतिम क्रियाकर्म की तैयारी करवाने में लग गईं। आसपास के लोग आने लगे, ऑफिस के लोग भी आ गए। किसी ने बताया कि मीटिंग के बाद बड़े साहब के साथ ही किसी पार्टी के लिए निकल गए। अंतिम यात्रा की सारी तैयारियां हो चुकी थी। आंगन में बाबूजी का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। लोग अंतिम दर्शन कर रहे थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी। आखिर एक सरकारी ऑफिसर के पिता की अंतिम यात्रा जो थी। तभी पंडित जी ने कहा, सूर्यास्त से पहले संस्कार हो जाना चाहिए। मैं भाभी की ओर देखने लगा। भाभी ने निर्णय लेने में एक क्षण भी नहीं लगाया और बोली, राहुल, बाबूजी को मुखाग्नि तुम दोगे। पर भाभी, मैं बड़े तो भैया। भाभी ने मेरी ओर देखा तो मैं कुछ न बोल सका। राम नाम सत्य है के स्वर के साथ कंधा देने के लिए लोग आगे बढ़े। देखते ही देखते बाबूजी पंच तत्व में विलीन हो गए। सही अर्थों में मैं आज अनाथ हो गया था। माँ के बाद बाबूजी ही तो सब कुछ थे। रात को 8 बजे के बाद भैया घर आए तो सारी वस्तु स्थिति को भाप कर चुके थे। किसी के पास कुछ भी कहने को नहीं था। हाथ मुंह धोकर तौलिए से हाथ पोंछते हुए बोले, चलो तुम लोगों ने अच्छा निर्णय लिया, अन्यथा मृत शरीर के पास सारी रात बैठना पड़ता। उनके मुख से ऐसे शब्द सुनकर मेरे साथ साथ भाभी की आंखें आंसू बहाने लगी, पर वे चुप रहीं। अगले दिन से नाते रिश्तेदार शोक प्रकट करने के लिए आने लगे। कुछ नज़दीकी रिश्तेदार रात को रुक भी जाते, जो भैया को अच्छा नहीं लगता। उन्होंने 13 दिन के शोक की जगह 3 दिन के बाद ही रस्म क्रिया करने को पंडित जी से कहा। इसमें भाभी ने अपनी ओर से कोई सहमति असहमति नहीं दिखाई। जो निर्णय लेना था वह भैया को ही लेना था। चौथे दिन भाभी ने बड़ी श्रद्धा व तन्मयता से शांति पाठ व हवन करवाया। भोजन के साथ साथ दान दक्षिणा भी दी। पगड़ी रस्म के समय सभी चुपचाप बाबूजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देने लगे और पंडित जी ने मंत्रोच्चार के साथ पगड़ी बंधवाने के लिए भैया को आगे आने को कहा। भैया ने हाथ जोड़कर जैसे ही सिर झुकाया तो अचानक भाभी बोली, रुकिए पंडित जी, इस पगड़ी को बंधवाने का हक इन्हें नहीं, इनके छोटे भाई राहुल को है। सभी हैरान एक दूसरे की ओर देखने लगे। पंडित जी के साथ साथ नाते रिश्तेदार भी बोले, पगड़ी तो बड़े बेटे को ही बंधती है, छोटे को नहीं। हाथ जोड़कर भाभी बोली, मुझे क्षमा करें, आप सब मेरे आदरणीय हैं। कोई भी इंसान उम्र से बड़ा नहीं होता, अपने कर्मों से बड़ा होता है। और वह है राहुल, जिसने अंतिम सांस तक बाबूजी की सेवा की, अपना कर्तव्य निभाया। यह सुनकर सभी निरुत्तर रह गए। कहते कहते भाभी की रुलाई फूट पड़ी। और आपसे मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को इतना मत पढ़ाइएगा कि कल को वो बड़ा होकर आपको अनपढ़ कहे। भैया की आंखों से भी आंसू बह रहे थे।
बाबूजी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए भैया अश्रु बहा रहे थे। ये अश्रु आत्मग्लानि के थे या वह नहीं जान सका। दोस्तों, यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जो कुछ भी हैं वह अपने माता पिता की ही बदौलत हैं। कई बच्चे जब पढ़ लिख कर बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं तब अपने जड़ों को भूल जाते हैं और उन्हें अपने माता पिता को माँ बाप कहने में शर्म महसूस होती है। वह यह भूल जाते हैं कि इसी अनपढ़ माँ बाप ने उन्हें इस काबिल बनाया है कि वह समाज में सर उठाकर जी सकें। माता पिता सम्मान के अधिकारी होते हैं, तिरस्कार के नहीं। दोस्तों, कई बार लोग बहुओं को गलत बनाने में एक पल भी नहीं लगाते हैं क्योंकि वो दूसरे घर से आई होती हैं। लेकिन हर बार बहुएं ही गलत नहीं होती हैं, कई बार अपने बेटे भी गलत होते हैं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।